हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ का डे 2 है और इसके अंदर हम बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर करेंगे। फॉर्म्स जो अलग अलग रहती हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो जिसके अंदर आपका फर्स्ट होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, देन हम कंटिन्यू करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के साथ, फिर पार्टनरशिप आपका थर्ड ऑप्शन आ जाता है, फोर्थ इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ वन इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। तो इन 5 के बारे में हम बात करेंगे। जो फीचर्स रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म का, वही उसकी मेरिट और डीमेरिट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा आपको एक्टिवली होकर सारी बातें सुननी है। जो फीचर्स होंगे, अगर वो पॉजिटिव होगा बिजनेस के लिए तो हम उसको मेरिट में लेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको लिमिटेशन के अंदर ले लेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? एक इंडिविजुअल है, उसने कोई बिजनेस अपना स्टार्ट किया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, पूरी डिसीजन मेकिंग जो है वो उसी एक पर्सन की रहती है। अगर उस पर्सन की डेथ हो गई तो उस केस के अंदर बिज़नेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक दुकानदार है, उसको उसकी दुकान का और उस पर्टिकुलर पर्सन का, ओनर का, उनकी कोई अलग से एंटिटी नहीं होती और कोई इसके अंदर फॉर्मेशन के लिए जो है वो कोई लॉ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर लाइसेंस जो है, अगर कोई वैसा सामान बेच रहे हैं तो उस केस के अंदर लाइसेंस की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इस बिज़नेस का पार्ट बन जाता है, मेंबर बन जाता है। इसके अंदर जो एल्डेस्ट मेंबर होंगे, जो सबसे बड़े होंगे परिवार में, वो होते हैं कर्ता। ठीक है, उनको कर्ता बोलते हैं और बाकी सबको बोलते हैं कोपार्सनरीज। जो कोपार्सनरीज हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, ठीक है, और जो कर्ता हैं उनकी अनलिमिटेड, बिकॉज सारे डिसीजन जो है वो कर्ता ही लेते हैं। इस केस के अंदर बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अगर कर्ता की डेथ हो भी जाती है तो आगे जो भी उनकी फैमिली में उनके बाद एल्डेस्ट मेंबर होंगे तो वो जो है वो आपके कर्ता बन जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्म इज़ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेस पे चलती है। तो इसके अंदर आपके जो फीचर्स अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू ही रहेगी। लाइबिलिटी जो रहेगी पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, और पार्टनरशिप क्या है? बेसिकली दो या दो से ज़्यादा पर्सन जिन्होंने इस चीज़ का एग्री किया है, वो इस टर्म के ऊपर एग्री हुए हैं कि हम एक बिज़नेस करेंगे विद द एम ऑफ प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट शेयर होगा वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग लॉस यानी कि जो उनकी रेशियो होगी जो उन्होंने डिसाइडेड की है उसके बेस पे उसे डिवाइड कर लेंगे। रिस्क जो है वो दोनों के ऊपर रहेगा या जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके ऊपर रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 50 होने चाहिए एज पर रूल जो 10 है आपका कंपनीज रूल 2014 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको म्यूचुअल एजेंसी भी कहा। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, उसके आगे अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप के टाइप्स की, तो ड्यूरेशन के बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं या फिर लाइबिलिटी के बेसिस पे देख सकते हैं। ड्यूरेशन पे क्या होगा कि पार्टनरशिप एट विल या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी किसी पर्टिकुलर किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, और पार्टनरशिप एट विल होगी कि जब तक हमारा जो बिज़नेस है वो रनिंग में है तो तब तक वो उसके पार्टनरशिप रहेगी। और सेकेंड बात रहेगी लाइबिलिटी के ऊपर। एक होती है जनरल पार्टनरशिप जिसके अंदर लाइबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एंड सेकेंड इज़ लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई एक पार्टनर ऐसा ज़रूर होगा जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो लेगा, और जो राइट ऑफ मैनेजमेंट रहेगा वो लिमिटेड पार्टनर्स के पास नहीं रहता। जो ऑब्वियसली जिसके पास जो लिमिटेड जिसकी लाइबिलिटी है उसके पास ज़्यादा राइट्स नहीं यहाँ पर रहते। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी हो जाती है, जनरल पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी आपकी कंपलसरी नहीं होती। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ पार्टनर भी रहते हैं यहाँ पे, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्टिव पार्टनर, जो कि पार्टनर एक ऐसा है जो हर चीज़ के अंदर एक्टिव है, उसने कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट किया, उसने मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग के अंदर, लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड रहेगी, और शेयर और जो प्रॉफिट लॉस है उसके अंदर वो शेयर जो है वो उसका बेसिकली रहेगा प्रॉफिट लॉस के अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, 6 जैसे टाइप ऑफ पार्टनरशिप हैं। अगर कोई भी पार्टनर बनना है तो उसकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड ही रहेगी, एक्सेप्ट अगर आपका लिमिटेड पार्टनरशिप हम बात करें उसको छोड़ के। ठीक है, तो जो लाइबिलिटी है वो सभी पार्टनर की हमेशा अनलिमिटेड रहेगी।
जैसे एक्टिव पार्टनर में मैंने बताया कि वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकंड इज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या है, जिसने कैपिटल तो दे दी लेकिन उसके बाद वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मैनेजमेंट में, प्रॉफिट लॉस उसको बांटना पड़ेगा। सीक्रेट पार्टनर थर्ड पे हम आ जाते हैं। तो जो सीक्रेट पार्टनर है वो किसी को बताते नहीं है, लाइक पब्लिक को जो है वो जनरली नहीं पता होता कि ये भी इस फर्म का एक पार्टनर है। फोर्थ इज़ नॉमिनल पार्टनर, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ हमने नाम के लिए ले लिया है। ठीक है, नाम के लिए लेने से क्या होगा कि शायद उनका कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो पब्लिक के ऊपर कि वो उस बिज़नेस को कुछ फ़ायदा दे सके। नेक्स्ट इज़ पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल ऐसा है कि शायद जिससे हम मिलने गए, हम किसी थर्ड पर्सन को साथ में ले गए, ठीक है, और उन्हें ऐसा लगा जो नेक्स्ट पार्टी से जिससे मिलने गए हैं कि अगर ये इनके साथ आए हैं तो ये भी इनके पार्टनर ही होंगे, तो ये हुआ पार्टनर बाय एस्टोपल। लास्ट इज़ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जो हम जिस पार्टनर को साथ में लेके गए या फिर सपोज जिस पर्सन को अपने साथ में लेके गए किसी मीटिंग के लिए और उन्होंने ऐसा एक्ट किया कि मैं भी इसी पार्टनरशिप का हिस्सा हूँ, तो वो होता है आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप एक डीड होती है। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो एक एग्रीमेंट होता है, जो कि रिटन एग्रीमेंट जो है वो आपका ऐसा कहा जाता है कि रिटन एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिटन एग्रीमेंट जो है वो कंपल्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हो तो दैट इज़ गुड। रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल रहती है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर लेते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है वो कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए और इसके टाइप्स जो रहेंगे वो इस तरह से रहते हैं कि जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं वो एक साथ एकजुट हुए और जो भी ज़रूरत का सामान होता है डेली बेसिस का, वो सभी मेंबर्स को एक रीजनेबल रेट के ऊपर जो है वो मिल जाता है। सेकंड इज़ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। काफ़ी सारे स्मॉल प्रोड्यूसर ने एक ऐसी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बनाई। इसकी फॉर्मेशन जो है वो लीगल रहती है, लाइक कंप्लीट इसका जो फॉर्मेशन रहेगी और लाइबिलिटी जो है वो कैपिटल तक ही उनकी लिमिटेड रहेगी। कंट्रोल की अगर बात करें तो एक जो सभी मेंबर मिलके एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं, ठीक है, तो उसके जो मेंबर होंगे वो कम्प्लीटली इसको कंट्रोल करते हैं, सभी डिसीजन उनके रहते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ बात करें तो फार्मर की कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिफ्थ बात करें तो क्रेडिट की कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, जो फाइनेंस में आपकी हेल्प करती हो। सिक्स वन इज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि घर बनाने के लिए मदद करे। फिफ्थ हम बात कर लेते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? अगेन ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी थी, वो उसके अंदर भी आपका एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर भी आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। ठीक है, तो जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो होती है एज़ पर एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अगर एक किसी पर्सन की डेथ हो भी जाती है इस केस के अंदर, कंपनीज़ में अगर बात करें तो बेसिकली दो टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके अंदर जो सिर्फ 2 मेंबर से स्टार्ट हो सकती है। पब्लिक कंपनी के हमें कम से कम 7 मेंबर चाहिए होते हैं। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट के अंदर 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जो क्योंकि जो पब्लिक कंपनी है उसमें आप ये समझिए कि जो शेयर्स हैं वो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को, ठीक है, आईपीओज़ के लिए या फिर डायरेक्टली जो उनके शेयर्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर डायरेक्टर की बात करें, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें स्टार्टिंग में अपॉइंट करने होते हैं वो कम से कम 2 करने होते हैं, वहीं पे पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करने होते हैं। अगर एक सिमिलैरिटी की बात करूँ तो दोनों में ये है कि जो मैक्सिमम डायरेक्टर हैं वो दोनों ही केस के अंदर 15 होते हैं, 15 से ज़्यादा डायरेक्टर दोनों ही केस के अंदर नहीं हो सकते। तो अगर मैं बात करूं कि हमें कौन सी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चूज़ करनी चाहिए, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। जैसा कि इसके अंदर हमें ऑलरेडी दिया भी हुआ है कि हमारे पास फ़ंड जो है वो कितना ज़्यादा अवेलेबल है, उसके बेसिस के ऊपर लाइबिलिटी हमें किस तरह से चाहिए, कॉन्टीन्यूटी के ऊपर, जैसे कि हमने बात किया कि किसी केस के अंदर बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा, किसी केस में डेथ के बाद बिज़नेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, मैनेजमेंट की एबिलिटी क्या हमें चाहिए, ठीक है, और कैपिटल कंसिडरेशन कि हमें कितनी कैपिटल जो है वो बिज़नेस के लिए चाहिए होगी, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ही कम चांस होंगे कि हम कहीं बाहर से कोई कैपिटल ले सकें। वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो उसके अंदर मैक्सिमम चांस होंगे कि हम कैपिटल जो है वो ईजिली हम लाइक पब्लिक कंपनी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हम कैपिटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी कर सकें। कंट्रोल लेकिन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देखें तो कंट्रोल पूरा ही एक ही इंसान के पास रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो बिज़नेस को
हमारा चॉइस करने में डिसाइड करती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं। तो आगे की सीरीज़ जो है वो हम इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी तो पहले फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ ख़त्म होते ही हम क्लास +2 की बिजनेस स्टडी करेंगे एंड देन अकाउंटेंसी। थैंक